हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। तो देखो बच्चों, आप लोग को 30 अगस्त का जो पेपर हुआ था बेटा, है ना, मैं अब उसका पेपर 2 का सोल्यूशन आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है बच्चा, चलो स्टार्ट करते हैं। पेपर 2 का पहला सवाल। तो देखो बच्चा, पेपर 2 का हमारा पहला सवाल है। पेपर 2 का हमारा पहला सवाल है कि मैन अप्लाइंग ए फोर्स एफ, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है बेटा, कहता है ए मैन जो है, एक आदमी जो है, ये फोर्स लगा रहा है, फोर्स एफ अपॉन ए स्ट्रेच्ड स्प्रिंग इज स्टेशनरी इन ए कंपार्टमेंट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड v. The compartment covers a distance l in some time t. देखो बच्चा, डायग्राम कैसा है, देखो डायग्राम में आपका एक कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट में व्हील लगा है ना बच्चा, और यहाँ एक स्प्रिंग है, और स्प्रिंग को होल्ड करके एक आदमी यहाँ खड़ा है। ठीक है बच्चा, ये आदमी इसको पकड़े हुए है। ठीक, और एक गाड़ी जो है बेटा, वो भी स्पीड से चल रही है ना बच्चा। मैन इज अप्लाइंग ए फोर्स एफ अपॉन ए स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। स्प्रिंग में आपका पहले से ही इलांगेशन कुछ रहा होगा, तो आदमी जो है इधर खींच रहा है विथ ए फोर्स एफ, है ना। तो देखो बच्चा, कुछ देर बाद ये गाड़ी यहाँ पहुंच जाएगी, है ना। कितना आगे बढ़ जाएगी गाड़ी, ये गाड़ी आपकी बढ़ जाएगी वीटी, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका एल, है ना। तो देखो बच्चा, अभी इस डायग्राम का एबीडी बनाया जाए। तो देखो बेटा, स्प्रिंग का, गाड़ी का, है ना, स्प्रिंग का और मैन का। ठीक है बच्चा, तो देखो मैन जो है, मैन स्प्रिंग पे फोर्स लगाया एफ, है ना। तो स्प्रिंग मैन पे फोर्स लगाएगा एफ, आदमी पे फ्रिक्शन लगेगा बेटा ऐसे, स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना बेटा। स्प्रिंग का यहां से खींचा होगा बेटा एफ, है ना। अब देखो स्प्रिंग का यहां से खींचा होगा इस पे बेटा एफ, है ना, और इस वाले पॉइंट से आदमी पे लगा फ्रिक्शन ऐसा, तो इसमें लगेगा ऐसा फ्रिक्शन, और ये सभी के सभी पॉइंट एल डिस्टेंस इधर मूव किए हैं, है ना। तो अब आया जाए हमारा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन कहता है बेटा, द मैन एक्टिंग विथ फोर्स एफ ऑन द स्प्रिंग डज द वर्क W इक्वल टू माइनस एफ एल। ठीक है बच्चा, किसका वर्ड निकालना है, फोर्स एफ ऑन द स्प्रिंग। तो देखो बच्चा, फोर्स एफ ऑन द स्प्रिंग क्या है, ये वाला फोर्स है। इस वाले फोर्स का देखो कितना है, इस वाले पॉइंट पे लगाया ना फोर्स, और देखो ये वाला पॉइंट इधर गया एल डिस्टेंस, तो ये फोर्स का इस पे कितना वर्डन होगा, होगा ना बेटा माइनस एफ एल। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए सही है बच्चा। अब चलो बी में आओ। बी हमारा कहता है द टोटल वर्क परफॉर्म्ड बाय द मैन ऑन द कंपार्टमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज जीरो। ठीक है बच्चा, टोटल वर्क परफॉर्म्ड बाय द मैन ऑन द कंपार्टमेंट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज जीरो, है ना बच्चा। टोटल वर्क परफॉर्म्ड बाय मैन ऑन द कंपार्टमेंट, बाय मैन ऑन द कंपार्टमेंट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज जीरो। तो देखो बच्चा, कंपार्टमेंट और स्प्रिंग दोनों को आप मानोगे सिंगल यूनिट, तो दोनों की अगर मानते हो बेटा सिंगल यूनिट, तो स्प्रिंग साथ में लगा हुआ है ना, तो कहोगे मैंने यहाँ फोर्स लगाया था बेटा एफ, है ना, और एक्शन का रिएक्शन हुआ ये एफ एस, है ना। तो टोटल वर्क डन हमारा कितना हो जाएगा, टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो ना, क्योंकि इसकी वेलोसिटी भी अगर कांस्टेंट है बेटा, तो ये वाला फोर्स भी आपका एफ ही होना चाहिए, है ना। तो टोटल रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, तो इसके आंसर आपका डी भी सही होगा। ठीक है, सी देखा जाए। सी कहता है बेटा द वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मैन पे जो फ्रिक्शन लग रहा है बच्चा, उसका वर्क डन, तो ये फ्रिक्शन ये डिस्प्लेसमेंट, ये भी सही हो गया, है ना। टोटल वर्क बाय द मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, टोटल वर्क डन बाय मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना बच्चा। तो किसी भी बॉडी की बेटा वेलोसिटी बढ़ी तो नहीं, सबकी वेलोसिटी है ना कांस्टेंट, इसका मतलब किसी पे भी नेट वर्क डन जीरो ही होगा बेटा, है ना, समझे, क्योंकि टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है बच्चा। चलो बच्चा देखा जाए हमारा अब क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो देखो बेटा 17 नंबर क्वेश्चन में
कहता है ए स्मॉल ऑब्जेक्ट मूव्स काउंटर क्लॉकवाइज along the circular path whose center is at the origin as shown in the figure. As it moves along the path, its acceleration vector continuously points towards s, always towards s. Then the object, देखो बच्चा, ये हमारा है सर्किल, है ना। इस सर्किल में आप बना दो इसके 4 हिस्से, ठीक है बच्चा। इस सर्किल के 4 हिस्से में ये आपका पॉइंट है O, ये है A, ये है B, ये है C, और ये पॉइंट है बच्चा S, और ये पॉइंट हमारा है D, ये है C, ठीक है। तो अब देखो बेटा, हमेशा पार्टिकल का एक्सेलरेशन इस वाले पॉइंट की तरफ है ना, ऑलवेज टुवर्ड्स दिस पॉइंट S। तो कहता है बेटा स्पीड अप एज इट मूव्स फ्रॉम A टू C वाया B। अब ये A से C वाया B आएगा तो महसूस करो बेटा, ऐसे करके आएगा तो कोई भी पॉइंट पकड़ लो, है ना। जैसे मान लो पार्टिकल यहाँ पे है, तो इस वाले पॉइंट पे एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90। लेकिन देख बेटा, अगर ये वाला पॉइंट पकड़ते हो यहाँ से, ऐसे वेलोसिटी होगा बेटा, तो ये एंगल 90 डिग्री है। इसका मतलब अगर मैं ऐसे पकड़ूं तो इस तरफ एक्सीलरेशन है ना बेटा, ठीक है। और अभी तुमको दिख रहा होगा कि ये एंगल हमारा क्या है, एक्यूट एंगल है ना बच्चा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के सेम डायरेक्शन में आएगा ना। और ये पूरी कहानी यहां से लेकर के यहां तक, कहीं भी देखो आप, हर जगह क्या होगा, सेम कहानी होगा। तो क्या होगा बेटा, स्पीड बढ़ेगी, है ना। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, समझे ना बेटा। ए से लेके सी तक हर पॉइंट पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो कि टुवर्ड्स एस है ना। एक्सेलरेशन वेलोसिटी के बीच का एक्यूट एंगल है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी क्या आ जाएगा, पैरेलल। अब आते हैं हम बी में। बी वाला पार्ट कहता है बेटा स्लोज डाउन एज इट मूव्स ए टू सी वाया बी। अगर आपका ए ऑप्शन सही है तो बी गलत है ना। अब चलें सी में आए। स्लोज डाउन एज इट मूव्स फ्रॉम सी टू ए वाया डी, सी टू ए वाया डी, है ना बेटा। चलो मान लो पार्टिकल यहाँ पे है, तो देखो बेटा इसकी ऐसे वेलोसिटी अगर अभी हमारी है तो ये एंगल का 90 डिग्री एंगल है बेटा। तो अगर एक्सेलरेशन इस तरफ है ऐसे, है ना, तो आप महसूस करें बेटा कि ये एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। अब इसका कंपोनेंट करेंगे तो पीछे आ जाएगा ना, पीछे आ जाएगा तो एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, तो स्पीड घटनी शुरू हो जाएगी, है ना बेटा। तो सी वाला ऑप्शन भी सही है आपका। अगर सी सही है तो डी गलत है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। 18 कहता है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, है ना बच्चा। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, ठीक है। एंड मूव्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 3 मीटर। मूव कर रहा है एक सर्किल में जिसका रेडियस है बेटा 3 मीटर। एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलरेशन है दिया है आपका अल्फा इज इक्वल टू 40 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। देन फर्स्ट द पार्टिकल इज मूविंग इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। गलत बच्चा, भाई अल्फा का डेफिनेशन ही होता है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, है ना बेटा। तो ओमेगा का डिफरेंशिएशन 0 नहीं है बच्चा, एक नॉन जीरो वैल्यू है। इसका मतलब क्या होता है कि ओमेगा वेरी कर रहा है ना। इसलिए ए ऑप्शन तो किसी भी कीमत पे सही नहीं हो सकता। अब चले बी ऑप्शन में। द पार्टिकल विल ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर आफ्टर 1 सेकेंड। हमें डिस्टेंस की बात करनी है बच्चा, ठीक है। तो देखो बेटा बी वाले पार्ट की बात करें, चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देख बच्चा डी ओमेगा बाई डी टी आपका क्या हो गया 40 ना। तो डी ओमेगा इक्वल टू 40 डी टी, 0 से ओमेगा और 0 से टी, तो कितना हो गया बेटा ओमेगा इक्वल टू 2t स्क्वायर, है ना। आप जानते हो स्पीड क्या होती है, आर ओमेगा होता है। आर आपका ये है तो ये हो गया बेटा 60 स्क्वायर, है ना। और चूंकि ये वेलोसिटी नहीं है बच्चा, ये स्पीड है, तो अगर ये स्पीड है तो ये होना चाहिए ds अपॉन dt। इसका मतलब ds इक्वल टू क्या हो जाएगा 6t स्क्वायर dt, ठीक है। तो इसको अगर इंटीग्रेट कर लो
तो क्वेश्चन कहा गया था बेटा 0 से 1 सेकेंड, तो 0 से s, तो देखो तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 1 क्यू बाई 3 दैट इज इक्वल टू 2 मीटर, है ना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। सी चेक कर लेते हैं। एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर विल बी 45 डिग्री आफ्टर 1 सेकेंड। देखते हैं बच्चा सी वाले पार्ट में, अगर हमें टाइम 1 सेकेंड कहा गया है ना, तो 1 सेकेंड पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होगा, सॉरी पहले स्पीड निकाल लिया जाए, v कितना होगा बेटा 60 स्क्वायर ना, तो ये हो जाएगा आपका 6 मीटर पर सेकेंड, है ना बच्चा। ठीक है, तो अगर स्पीड आपकी इतनी हो गई तो आप बताएं कि आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए, पता है ना फॉर्मूला आपको। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है बच्चा v स्क्वायर बाई r। तो देखो बेटा ये हो गया हमारा 36 और ये हो गया 3, तो हो गया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नोट्स चेक करना, मिल जाएगा आपको a टेंजेंशियल इक्वल टू r अल्फा। तो r अल्फा अगर करोगे बेटा तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12t और टाइम 1 सेकेंड पुट करना है, तो इक्वल टू ये भी हो गया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना बेटा। तो अब सोचो अगर ये हमारा कर्वेचर है बेटा, तो पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसी होगी, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऐसे होगी, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऐसे होगा, तो सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल का जो रिजल्टेंट आएगा ए, है ना, दोनों का चूंकि मैग्नीट्यूड सेम है तो एंगल आपका 45 डिग्री होना चाहिए ना, है ना बच्चा। तो ऑप्शन आपका सी वाला भी सही हो गया। ठीक है, अब चलो डी चेक कर लें। डी कहता है बेटा आफ्टर 1 सेकेंड स्पीड ऑफ पार्टिकल विल बी 6 मीटर पर सेकेंड, वो तो आप पहले ही चेक कर चुके हो, है ना। तो डी वाला ऑप्शन भी आपका सही है। ठीक है, अब चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो बच्चा 19 में तो ग्राफ से ही सवाल है, देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है बेटा ग्राफ ऑफ x वर्सेस t इज एज शोन इन द फिगर, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। तो कहता है बेटा पहला एट e एक्सीलरेशन a इज लेस देन 0। देखते हैं बेटा हम लोग एक्सीलरेशन a पे देखो तो एट कौन सा ऑप्शन था, ये ए ऑप्शन था। तो देखो बच्चा एट ई वाले पॉइंट पे आपको क्या दिख रहा है, ई वाले पॉइंट पे क्या दिख रहा है, ग्राफ का मैक्सिमा है ना बेटा, ये ग्राफ का मैक्सिमा है ना। और जहां हमारा नहीं मैक्सिमा से थोड़ा सा पहले है, हालांकि इसे दिखाना चाहिए था ग्राफ में, हालांकि क्लियर नहीं है ये, है ना बच्चा। इसमें आप कंफ्यूज कर सकते हो कि ई है मैक्सिमा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है बच्चा, वो ई वाला पॉइंट पे ग्राफ थोड़ा सा मैक्सिमा से पहले है ना। हालांकि ये पेपर का एरर कहा जाएगा, थोड़ा सा मैक्सिमा से पहले है ना बेटा। इसका मतलब क्या है, तो क्या कहेंगे आप, यहाँ का स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, और स्लोप कैसा है बेटा, घट रहा है ना, बोलो स्लोप घट रहा है ना हमारा, बोलो बच्चा, ठीक है ना। ठीक है बच्चा, लेकिन चलो अगर आपको भी याद अगर हो तो अभी कह सकते हो बेटा, अगर ये मैक्सिमा भी हुआ है ना, तो आपको पता है ना मैक्सिमा वाला पॉइंट पे क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव, है ना बेटा। मैक्सिमा वाले पॉइंट पे क्या होता है, सिंगल डिफरेंशिएशन 0 एंड डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव, है ना। डबल डिफरेंशिएशन मतलब क्या हो गया आपका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है बच्चा, है ना। मैक्सिमा भी है तो भी ठीक है। अब देखो हमारा बी वाले के लिए, बी हमारा क्या कहता है, देखो बच्चा एट बी एक्सीलरेशन इज मोर देन 0। देखो तो बच्चा बी वाला पॉइंट पे बी भी हमारा मैक्सिमा है ना, मैक्सिमा है ना, तो गलत हो गया बेटा। सी देखो कहता है एट सी एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए एंड डी इज नेगेटिव। देखते हैं बच्चा ए और डी के बीच में देखो, ए वाला पॉइंट ऊपर है बेटा, डी वाला पॉइंट नीचे है ना, इसका मतलब पार्टिकल पीछे आया, इनिशियल पोजीशन आगे है, फाइनल पोजीशन पीछे है बच्चा, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है बेटा। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एवरेज वेलोसिटी भी नेगेटिव हो जाएगा, है ना बच्चा। तो सी वाला ऑप्शन भी आपका सही है। डी डी कहता है बेटा द स्पीड एट डी इज मोर देन एट ई। देखो डी और ई में, डी पे हमारा कैसा है स्लोप, नेगेटिव है ना, जबकि ई वाले पे स्लोप 0 है ना बच्चा। तो वेलोसिटी ई पे नेगेटिव जरूर है बच्चा, लेकिन हमें किसकी बात की गई है, स्पीड की बात की गई है ना बच्चा। तो डी वाले पे स्लोप नॉन जीरो है ना बेटा, स्लोप का मैग्नीट्यूड कहेंगे ना स्पीड हम लोग, तो स्पीड हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, स्पीड कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, है ना बच्चा।
वेलोसिटी अगर -5 होगा तो भी आपका स्पीड 5 ही कहा जाएगा, लेकिन ई वाला पॉइंट तो मैक्सिमा है, वहां स्पीड 0 है बच्चा, है ना। तो डी वाला भी आपका सही हो गया। ठीक है बच्चा, तो आंसर आपका हुआ ए, सी और डी। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 20 कहता है बेटा, two blocks A and B of equal mass are initially in contact. When released from rest on the inclined plane, the coefficient of friction between inclined plane A is mu1। देख बच्चा, एक इंक्लाइन सरफेस बेटा, इंक्लाइन सरफेस का ये एंगल हमारा है थीटा, ठीक है। इधर हमारा ब्लॉक, इधर हमारा है ब्लॉक बी, और ये है ब्लॉक ए, ठीक है बच्चा। देखो ए वाले के पास जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना, ये हमारा है बेटा mu1, ठीक है। और बी वाले के पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बेटा mu2, है ना। और क्या लिखा है, tan थीटा इज मोर देन mu1 एंड mu2। इसका मतलब एंगल जो है बेटा वो एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा है ना। इसका मतलब दोनों में से कोई बॉडी रुकेगा नहीं बेटा, दोनों स्लाइड करेगा। इसका मतलब ये कहना चाहता है ये, है ना। तो पहला कहता है बेटा इफ mu1 इज मोर देन mu2 द ब्लॉक विल ऑलवेज रिमेन कॉन्टेक्ट। देखते बच्चा, अगर mu1 हमारा ज्यादा है बेटा, जिसका फ्रिक्शन ज्यादा होगा वो स्लो मूव करना चाहेगा ना बेटा, तो ये स्लो मूव करना चाहेगा, ये फास्ट मूव करना चाहेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए पीछे वाला आगे वाले को धकेलते हुए जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है ना। बी, अगर mu1 हमारा लेस देन mu2 है, इसका मतलब बेटा ये तेज निकलना चाहता है और ये स्लो निकलना चाहता है ना। तो आगे वाला बॉडी अगर तेज निकलना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों अलग हो जाएंगे बच्चा, और दोनों फिर अलग अलग एक्सीलरेशन से स्लाइड करेंगे, ठीक है। इसका मतलब आपका बी वाला ऑप्शन भी सही है। सी चलो, इफ mu1 इज मोर देन mu2 द ब्लॉक्स विल हैव ए कॉमन एक्सीलरेशन। इतना होगा, निकाल लेते हैं। देखो बच्चा, सी वाला कहो तो ए के कंटिन्यूएशन में है ना बच्चा, दोनों साथ में जाएगा। तो सिंगल सिस्टम मान लो बच्चा, तो क्या कह दोगे, नीचे की तरफ कितना फोर्स होगा, m1 प्लस m2g साइन थीटा, है ना बच्चा। दोनों का फ्रिक्शन विरोध करेगा पीछे की तरफ, कितना हो जाएगा, माइनस mu1 m1g cos थीटा माइनस mu2 m2g cos थीटा इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। देख पा रहे हो तुम, जो लिखा है बेटा सी में वो आंसर नहीं आने वाला, है ना। डी, mu1 इज लेस देन mu2, तो कॉमन तो होगा नहीं बेटा, डी में दोनों का कॉमन तो होगा ही नहीं, ये आगे भाग जाएगा ना। अब चलो क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। 21 कहता है इन द सिस्टम सो इन द फिगर m1 इज मोर देन m2। m1 जो हमारा है वो m2 से बड़ा है ना। सिस्टम इज हेल्ड एट रेस्ट बाय द थ्रेड BC जस्ट आफ्टर थ्रेड BC इज कट। जैसे हम BC कट कर देंगे तो क्या होगा, देखो बच्चा सिस्टम हमारा अभी रेस्ट में है ना। तो सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में होगा, है ना, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो क्या कहोगे, जो ए वाला ब्लॉक होगा बेटा, है ना, इस ए वाले ब्लॉक के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा बेटा m1g, है ना, और ऊपर हमारा स्प्रिंग का फोर्स लगेगा Fs, और वे इसके बराबर हो जाएगा दोनों। और ऊपर वाला पॉइंट पे देखना बेटा, ऊपर होगा रस्सी का टेंशन और नीचे होगा स्प्रिंग का फोर्स Fs। जिस पॉइंट पे स्ट्रिंग और स्प्रिंग जुड़े हैं आपस में, है ना बच्चा, उस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखो बच्चा इस कंडीशन में जिस पॉइंट की तुम बात कर रहे हो वो पॉइंट तो फिक्स्ड है ना, सॉरी उस पॉइंट पे बात करोगे तो उस पॉइंट पे कोई मास नहीं है ना बेटा। मासलेस बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स हमेशा क्या होता है, जीरो, फिक्स नहीं है वो मासलेस है, इसलिए रिजल्टेंट जीरो है बेटा। इसका मतलब दोनों फोर्स क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे, ठीक है बच्चा। अब चलो देखो इधर हम लोग बात करें अब m2 की। देखो बेटा m2 के लिए क्या बोलोगे, बोलोगे इधर से लग जाएगा फोर्स T जो कि Fs के बराबर है, इधर आपका फोर्स हो जाएगा बेटा m2g, और नीचे का रस्सी हो गया आपका T1, है ना। डाटा नोट कर लो, तो क्या कह दोगे बेटा, Fs इज इक्वल टू T दैट इज इक्वल टू m1g।
है ना बेटा, एंड दैट इज इक्वल टू एफ एस इक्वल टू m2g प्लस T1। इसका मतलब T1 इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू जी, है ना। अब कहता है बेटा, अब थ्रेड को हमने क्या किया, थ्रेड BC इज कट, BC कट कर दिया, है ना बेटा। तो जैसे ही BC कट कर दोगे, इसका मतलब ये वाला फोर्स गायब हो जाएगा बेटा, बोलो। कट करने से क्या होगा, T1 हमारा डिसअपियर हो जाएगा। तो देखो बेटा, ये वाला फोर्स मास को नीचे खींच के रखा था, तो वो इक्विलिब्रियम में था, छोड़ देगा तो ऊपर भागेगा ना बेटा, बोलो। ये इक्वल टू ये प्लस ये है ना बेटा, अकेले तो ये इससे छोटा है ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है बच्चा, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स विल बी इक्वल, नहीं बच्चा ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि इस वाले पे कोई फोर्स चेंज ही नहीं किया, इसको तो फोर्स वही का वही है, तो इसका तो ए जीरो होगा, उसका ए क्या होगा, एफ एस माइनस m2g इक्वल टू m2a, है ना। तो बी आपका गलत हो गया बेटा। सी देखो, सी कहता है एक्सीलरेशन ऑफ m1 विल बी इक्वल टू 0, सही बात बेटा। स्प्रिंग के फोर्स में सडन चेंज नहीं हो सकता, पता है ना आपको। तो ये फोर्स अगर इसके बराबर था पहले, तो अभी भी ये बैलेंस रखेगा, थोड़ी देर बाद वो चलना शुरू करेगा, है ना बच्चा। तो सी हमारा क्या कहा था, m1 0, सही है बच्चा। डी चलो, डी कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ टू ब्लॉक्स विल बी नॉन यूनिफॉर्म एंड अनइक्वल, नॉन जीरो एंड अनइक्वल, है ना बच्चा। गलत है ना ये, इसका क्या है, नॉन जीरो होगा बेटा, है ना। तो हमारा ये गलत है बेटा, लिखा है दोनों का नॉन जीरो, जबकि हमारा m1 का जीरो है बेटा, ठीक है। अब चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 22 में आए, कहता द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय ए प्रोजेक्टाइल व्हेन प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड आर r एंड h रेस्पेक्टिवली। कहता है बच्चा, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट किसी प्रोजेक्टाइल का r और h है व्हेन देयर इज नो विंड ब्लोइंग, जब विंड ब्लो नहीं कर रहा, ठीक है बच्चा। पता है ना आपको, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, 2ux uy बाई जी, है ना बेटा, जिसको आप कहते हो u स्क्वायर साइन 2 ईटा बाई जी, है ना। और मैक्सिमम हाइट क्या होता है, uy स्क्वायर बाई 2g, है ना बेटा। अब चलो आगे चलो, नाउ द विंड स्टार्ट ब्लोइंग so that a constant horizontal acceleration a equal to g by 4 is imparted, है ना बच्चा। क्या हुआ, विंड चलना शुरू हो गया, इसलिए इसमें g by 4 का x डायरेक्शन में आ गया एक्सेलरेशन, है ना बच्चा। तो क्या होगा, पहला न्यू मैक्सिमम हाइट विल रिमेन h, सही बात ना बच्चा, देख रहे हो ना आप, किस में बदलाव हुआ, x में ना, y में तो कोई चेंज नहीं आया। तो y में चेंज नहीं आया तो y पे डिपेंड करता है बेटा, तो y पे डिपेंड करने वाली पे कोई असर नहीं पड़ेगा, जबकि x पे डिपेंड करने वाली पे असर पड़ जाएगा, ठीक है बच्चा। बी गलत, है ना बेटा, ए सही तो बी गलत। सी देखो, न्यू हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी r प्लस h, चेक कर लेते हैं बेटा। सी वाले में कहता है न्यू हॉरिजॉन्टल रेंज, देखते हैं बेटा। तो रेंज क्या होता था बताओ, क्या होता था, ये रेंज होता था बेटा x डायरेक्शन में एक टाइम पीरियड के बाद का डिस्प्लेसमेंट, है ना बच्चा। इसका मतलब ux इंटू टाइम ऑफ लाइट प्लस हाफ x टाइम ऑफ लाइट का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये, ux हमारा वो तो वही रह गया, और ये हो गया बेटा टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला पता है ना आपको, ये होता है ना 2uy बाई जी, ठीक है बच्चा। तो प्लस हाफ, ये हो गया g बाई 4 इंटू टी स्क्वायर 4 uy स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, तो एक g कट जाएगा, एक 4 भी कट जाएगा। अब देखो ये दोनों सेम आ गया ना, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया पहले वाला r, है ना, और ये हो गया हमारा h। तो सी वाला ऑप्शन भी आपका सही है बच्चा। डी न्यू हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी r, गलत ना बच्चा, सी निकाल लिया तो डी गलत है ना। अब आ जाओ 23 पे, तो देखो बेटा 23 नंबर क्वेश्चन। 23 कहता है द कॉन्टेक्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय ए बॉडी ए ऑन अनदर बॉडी बी इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द बॉडीज, ठीक है, चूज पॉसिबल ऑप्शंस। कहता है बेटा कॉन्टेक्ट फोर्स जो है वो नॉर्मल रिएक्शन के बराबर है ना बेटा, कॉन्टेक्ट फोर्स इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन,
ठीक है बच्चा। तो देखो बच्चा, contact force exerted by body A on the other body B is equal to normal reaction between the bodies. Choose possible options, है ना बेटा। तो पॉसिबल ऑप्शन क्या हो सकता है? पहला, द सरफेस मस्ट बी फ्रिक्शनलेस, नॉट नेसेसरी बेटा। ऐसा भी हो सकता है ना कि सरफेस हमारा फ्रिक्शन हो, सरफेस हमारा रफ हो, है ना बच्चा, लेकिन फिर भी फ्रिक्शन जीरो हो, है ना। कब? जब बॉडी में ना तो स्लाइड करने की टेंडेंसी हो, ना ही वो स्लाइड कर रहा हो, है ना। जैसे कि एक हॉरिजॉन्टल टेबल है बेटा, एक ग्लास रख दो, है ना, तो ना तो वो स्लाइड कर रहा है, ना ही वो स्लाइड करने की टेंडेंसी रखता है, तो अभी इसको फ्रिक्शन की कोई जरूरत नहीं है बच्चा। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया बेटा, है ना। अब चलो बी में, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडीज इज जीरो। सही बात है, पता ना आपको कि क्या होता है? स्क्वायर रूट एन स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर, है ना बच्चा। अब चलो, तो आपका बी हमारा सही हो गया। सी चलो, सी कहता है बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। गलत बेटा, फ्रिक्शन तो जीरो था ना। डी, डी कहता है बॉडीज में बी रफ बट दे डू नॉट स्लिप ऑन ईच अदर। सही बात, ना तो वो स्लिप कर रहे हैं बेटा, ना ही वो स्लिप करना चाहते हैं। ठीक है, चलो आगे 24 नंबर क्वेश्चन। 24 कहता है बेटा टू स्टोन्स आर थ्रोन फ्रॉम ए फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन, वन अप द इंक्लाइन प्लेन एंड द अदर डाउन द इंक्लाइन प्लेन। R1 R2 इसके रेंजेस है बेटा, है ना। कहता है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इन ईच केस इज v, इंक्लाइन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द इंक्लाइन प्लेन इन ईच केस इज अल्फा। ठीक है बच्चा, तो इन बोथ केसेस टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू, देखो बच्चा क्या करना, दोनों इंक्लाइन केस में, है ना, एक के लिए x ऊपर लेना, एक के लिए x नीचे लेना, लेकिन बेटा दोनों के लिए हमारा y जो होगा ये ऐसे ही लेना, प्लेन से परपेंडिकुलर, है ना बच्चा। तो देखो, अगर इसका एंगल थीटा है बेटा, तो ऐसे क्या हो जाएगा आपका g, तो ऐसे कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका g cos थीटा, और ये हो जाएगा g sin थीटा, है ना बेटा। अगर एक पार्टिकल को आप ऊपर फेंके हो, तो इस वाले पार्टिकल के लिए इधर हो जाएगा बेटा v cos अल्फा, है ना, और ऐसे हो जाएगा v sin अल्फा, है ना बेटा। और दूसरा पार्टिकल जिसको आप प्लेन के ऊपर से फेंके हो बच्चा, है ना, इस वाले की वेलोसिटी ऐसे है ना हमारी v, तो इधर हो जाएगी इसकी v cos अल्फा, और इधर हो जाएगी इसकी v sin अल्फा, है ना बेटा। तो आप महसूस करो, इन दोनों ही केस में y डायरेक्शन में दोनों की सेम वेलोसिटी है बच्चा, है ना। तो कहता है टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों में क्या फॉर्मूला होता है बताओ? टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2uy बाई ay मॉड। इंक्लाइन प्लेन चेक कर लो, ये क्या हो जाएगा बेटा 2v साइन अल्फा बाई जी cos थीटा, है ना बच्चा। तो दोनों हमारा सही हो गया बेटा। ये बी कहता है R2 माइनस R1। देखो बच्चा बी में, बी की बात करते हो तो देखो इसके लिए देखो वेलोसिटी x में और एक्सीलरेशन x में अपोजिट ना है बच्चा, जबकि इसके लिए क्या है दोनों सेम में है। तो अगर इसके लिए बात की जाए तो क्या करोगे, R2 इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। ठीक है बच्चा, लेकिन अगर इसके लिए बात करोगे तो ये होगा यू एक्स टी माइनस हाफ एक्स टी स्क्वायर, है ना बेटा। तब इन दोनों को डिफरेंस करोगे तो ये तो टर्म कैंसिल हो जाएगा, है ना, और आपका क्या होगा, ये दोनों आपका ऐड हो जाएगा, है ना बच्चा। तो क्या हो जाएगा, देखो हाफ और हाफ मिलके 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी भी सही हो जाएगा। ठीक है, सी कहता है R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू। तो बेटा आपके पास फॉर्मूला है और फॉर्मूले से कंपेयर कर लो। रेंज का फॉर्मूला इंक्लाइन प्लेन का अब दिख रहा होगा ना, दोनों फॉर्मूले हमारे गलत हैं, है ना बच्चा। नीचे में हमारा cos स्क्वायर का टर्म आता है ना इसमें। अब चलें क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 पे, ठीक है बच्चा। 25 क्या कहता है, कहता है फुटबॉल इज किक्ड with a speed of 22 meter per second at an angle of 60 degree to the positive x direction taken along horizontal। देखो बच्चा, एक फुटबॉल को यूं फेंका 22 मीटर पर सेकेंड से,
और ये एंगल है बेटा 60 डिग्री। तो इसका ऐसे कंपोनेंट क्या होगा 22 cos 60। cos 60 की वैल्यू होती है बेटा हाफ, तो ये हो जाएगा 11 मीटर पर सेकेंड। और ये हो जाएगा 22 sin 60, ये हो जाएगा बेटा आपका 11√3 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो अब देखो कहता है बेटा एन instant observer moves with a constant speed of 11 meter per second in the car in positive x direction। ठीक है बच्चा, एक कार जो है वो इधर मूव कर रही है 11 मीटर पर सेकंड से। क्या दिखेगा बेटा, दोनों का x डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी, है ना बच्चा। तो पहला कहता है द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर इन द कार इज 11√3 इन y डायरेक्शन। देख ही रहो तुम, दोनों का x डायरेक्शन है बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी 0। इसका मतलब ये इसकी वेलोसिटी ये बोलेगा ना, चाहो तो इसको वेक्टर फॉर्म में आई कैप जे कैप में लिख के कर सकते हो। ये हमारा ऑप्शन सही है बच्चा। बी देखो कहता है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, चलो मैं कर दे रहा हूं देख लो, ए वाले के लिए क्या कर देंगे बेटा बोलो, वेलोसिटी ऑफ कार वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे 11i। वेलोसिटी ऑफ बॉल क्या लिखोगे बच्चा 11i प्लस 11√3j, है ना बेटा। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू कार क्या कहेंगे बेटा हम लोग, बी वेक्टर माइनस वी सी वेक्टर, क्या आ जाएगा बेटा 11√3 जगह आ जाएगा ना, सही है ना ये। बी चलो द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल ये दिया बेटा 17 मीटर पर सेकंड, गलत ना हो गया बेटा, अगर ए सही है तो बी हमारा गलत है। चलो सी चेक करें, द बॉल विल फॉलो ए स्ट्रेट लाइन पाथ इन द वाई डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। भाई ऑब्जर्वर ने क्या देखा कि बॉल को फेंका गया ऊपर, है ना बेटा, और एक्सीलरेशन हमारा जी नीचे की तरफ है, तो वेलोसिटी ऊपर और एक्सीलरेशन नीचे, तो क्या देखेगा स्ट्रेट लाइन पाथ देखेगा ना बेटा, बोलो, है ना। रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा माइनस जे कैप, है ना बच्चा। डी में द बॉल विल फॉलो ए स्ट्रेट लाइन पाथ एट एन एंगल लेस देन 90, तो गलत हो गया ना बच्चा, क्योंकि रिलेटिव एक्सीलरेशन तो जे कैप ही होगा ना बेटा। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 में। 26 कहता है बेटा 3 ब्लॉक्स हैं, 3 ब्लॉक्स हैं बच्चा, उनको अरेंज किया गया है फिगर के अनुसार। ऑल द स्ट्रिंग्स आर मासलेस, सारे स्ट्रिंग क्या है मासलेस हैं और इनएक्सटेंसिबल है। ऑल पुलीज आर फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन between surfaces and blocks are 0.5. The blocks were initially at rest, then find। देखो बच्चा इधर हमारा एंगल 37 डिग्री, ये हो गया ब्लॉक, ये आया पुली, पुली से नीचे एक और पुली, और ये ऊपर यहां से एक ब्लॉक, ये ब्लॉक हमारा 1 kg का, ठीक है, और यहां से एक पुली, ये फिक्स कर दिया, और यहां से एक और ब्लॉक, ये हमारा है बेटा 2 किलोग्राम का, ठीक है, जिसका कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, इसका भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है ना बच्चा। ब्लॉक्स हमारे पहले रेस्ट में थे, है ना बेटा। तो चलो एक बार पहले चेक कर लिया जाए कि बॉडीज मूव भी कर सकते हैं कि नहीं, है ना। तो देख बच्चा इसके लिए देखो, अगर इस बॉडी को मान लो बेटा मूव नहीं करेगा, तो ये 10 न्यूटन है बेटा, 1 kg है, तो यहाँ हो जाएगा टेंशन 10 न्यूटन। अगर ये मूव नहीं किया तो ये 10 न्यूटन, तो हो जाएगा 5 न्यूटन और ये 5 न्यूटन, है ना बेटा। तो सोचो बेटा अगर ये टेंशन हमारा कितना हुआ 5 न्यूटन, तो इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है बेटा, इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन है 0.5 इंटू 2 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10 न्यूटन, है ना। और खींचने वाला फोर्स कितना है मैक्सिमम 5 न्यूटन। इसका मतलब पक्का हो गया कि ये मूव नहीं करेगा, तो ये क्लियर हो गया, इसका एक्सेलरेशन 0 होगा बच्चा, है ना। अब यहाँ देखो इस पे नीचे कितना फोर्स लग रहा है बेटा, कितना मास है ये मास था बेटा 2 किलोग्राम, है ना। तो देखो बेटा इस वाले बॉडी के लिए जो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, नीचे खींचने वाला फोर्स है वो कितना है, इसको नीचे खींचने वाला फोर्स है बेटा 2g
साइन 37 दैट इज इक्वल टू 16 न्यूटन, है ना बेटा। और फ्रिक्शन यहाँ कितना होगा बेटा, लिमिटिंग, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, इसके लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल टू 0.5 इंटू एम जी कॉस थीटा, है ना बच्चा। तो 2g कॉस 37, तो ये हो जाएगा बेटा 8 न्यूटन, है ना। ये हो जाएगा हमारा 8 न्यूटन, है ना बेटा। और ये 16 है ना। तो 16 और 8 में डिफरेंस 5 से बड़ा है ना बेटा। इसका मतलब इसका चांस है नीचे आने का, इसका चांस है नीचे आने का, है ना बेटा। ये बात समझ में आई ना। इस बॉडी का चांस पूरा पूरा है कि वो नीचे आएगा, ठीक है। तो चलो बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका हमारा एक्सीलरेशन b मान लिया जाए, इसका एक्सीलरेशन c मान लिया जाए, ठीक है बच्चा। तो अब क्या लिखोगे इसके लिए, b और a में देख रहे हो बेटा ना, ये टेंशन क्या होगा t, ये t और ये t, तो ये कितना होगा बेटा, ये हो जाए। इसका मतलब क्लियर हो गया कि इसका एक्सीलरेशन भी 0 होगा बेटा। तो इसका मतलब कोई मूव नहीं करेगा, है ना बेटा। जब कोई मूव नहीं करेगा तो टेंशन नंबर कितना हो गया, कोई मूव नहीं करेगा तो 2t इक्वल टू हो जाएगा कितना बेटा हमारा 10 न्यूटन। तो t हो गया बेटा आपका 5 न्यूटन, ठीक है। अब देखो बेटा p में हो गया q, q क्या है, कांटेक्ट फोर्स बाय द सरफेस ऑन 1.2 kg, यहाँ का कांटेक्ट फोर्स, इसका बेटा कांटेक्ट फोर्स बोल रहा है ना। तो देखो बेटा नॉर्मल कितना हो जाएगा इसके लिए, mg 1.2 g इज 12 न्यूटन। और इसका फ्रिक्शन कितना हो जाएगा बेटा, क्योंकि बॉडी मूव नहीं किया तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा बेटा t के बराबर, और t था 5। तो नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट ये होता है ना बेटा कांटेक्ट फोर्स। तो ये हो जाएगा आपका 30 न्यूटन। इसका मतलब बेटा Q का आपका हो गया कौन सा ऑप्शन, Q का हो गया 3, तो P का 4 Q का 3, है ना, ठीक है बच्चा। तो R भी चेक करना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखो A और D में मैच कराना भी हमारा। R का था एक्सीलरेशन ऑफ 1 kg ब्लॉक, वो तो 0 है बच्चा। तो R का 2 हो गया, R का 2 हो गया, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर A हो गया, ठीक है। अब चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 में। तो देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है 2 blocks tied with massless strings are kept on rough inclined planes as shown in the figure. Coefficient of friction between the inclined planes and these blocks of masses 4 kg 2 kg are, देख लो बच्चा, ये हमारा एंगल है 37 डिग्री, है ना बेटा। ये हमारा ब्लॉक है 4 किलोग्राम का, ये हमारा ब्लॉक है बेटा 2 किलोग्राम का। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 और ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2, ठीक है बच्चा। एक 4 kg ब्लॉक और 2 kg ब्लॉक, ठीक है। ठीक है बच्चा। तो P हमारा कहता है μ1.8 μ2.6, देन एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक इज, देख दो बच्चा P में कहता है कि μ1 हमारा 0.8 है, μ1 है ना बेटा, और μ2 0.6 है ना। तो कहता है एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक इज, देखो बच्चा अगर μ1 ज्यादा है ना बेटा तो ये स्लो मूव करना चाहता है और ये फास्ट मूव करना चाहता है ना बेटा, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम है बेटा उसका, है ना। तो क्या होगा, जब ये फास्ट मूव करना चाहेगा तो क्या होगा, रस्सी बेटा ढीली हो जाएगी, है ना। पता है ना आपको कि इंक्लाइन प्लेन पे किसी बॉडी को रख के छोड़ दें, अकेले बॉडी को, तो कैसे लिखते हो उसका, mg sin θ माइनस म्यू mg cos θ इक्वल टू ma। देखो m कैंसिल हो गया, मींस एक्सीलरेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन मास, है ना बच्चा। अगर एक्सीलरेशन मास पे डिपेंड नहीं करता है तो दिखेगा आपको कि म्यू जिसका ज्यादा होगा उसका एक कम होगा। तो इसका बेटा एक्सीलरेशन ज्यादा चाहता है और इसका कम चाहता है ना, तो अगर तेज मूव करना चाहेगा तो क्या होगा, रस्सी ढीली हो जाएगी, टेंशन आपका 0 हो जाएगा, है ना। तो फिर 2 kg बॉडी इस रस्सी से फ्री हो गया, तो 2 kg मास के लिए क्या कर दोगे फिर नीचे की तरफ, 2g sin 37 माइनस μ2 इंटू
2g cos 37 इक्वल टू 2a, है ना बच्चा। तो कितना हो जाएगा, a इक्वल टू g साइन 37 हो गया बेटा 6, है ना, माइनस म्यू टू कितना है 0.6 इंटू हो जाएगा बेटा ये 8, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 4.8 इज 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना बेटा। तो p के साथ कौन मैच किया, p के साथ मैच किया 4, ठीक है, तो p के साथ मैच किया 4। अब चलो q देख लेते हैं बेटा। q कहता है इन केस p वाले केस में टेंशन द स्ट्रिंग, वो तो जीरो है बेटा, टेंशन जीरो है ना, तो क्या होगा इसका 3 मैच करेगा इससे, q से मैच करेगा आपका 3, है ना, ठीक है बच्चा। अभी आपको एक और चेक करना पड़ेगा, चलो r देख लो आप, है ना बेटा। r में क्या कहता है, अगर हमारा म्यू 1.6 है, अगर म्यू 1.6 है और म्यू 2.8 है ना बेटा, तो एक्सीलरेशन ऑफ फोर्स देखो बेटा क्या है, म्यू 1 कम है इस बार ना, इसका मतलब फर्स्ट बॉडी तेज निकलना चाहता है बेटा और सेकंड बॉडी स्लो मूव करना चाहता है ना, तो आगे वाला बॉडी पीछे वाले को रस्सी के सहारे खींच लेगा नीचे की तरफ, है ना बेटा, और फाइनली दोनों बॉडी साथ साथ मूव करेंगे, ठीक है बेटा। और अब जब दोनों बॉडी साथ में मूव करेंगे तो सिंगल सिस्टम मान लो, क्या हो जाएगा 4g साइन 37 प्लस 2g साइन 37 माइनस म्यू 1 इंटू 4g cos 37 माइनस म्यू 2 इंटू 2g cos 37 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 इंटू a, ठीक है बच्चा। तो क्या हो गया देखो 4g साइन 37, है ना बेटा, ये कितना हो गया देखो 0.6 इंटू 40, ये हो गया बेटा 24 प्लस ये हो गया 12, है ना बेटा, 24 प्लस 12, ठीक है, और माइनस म्यू 1 ये है आपका 0.6 इंटू ये हो गया 32 और ये हो गया 0.8 इंटू ये हो गया बेटा 16 इक्वल टू 6a, है ना बेटा, ठीक है, देख रहा होगा। ये कितना हो जाएगा फिर हमारा, ये हो गया बेटा 36 माइनस ऑफ कितना हो गया देखो, ये हो गया हमारा 19.2 और ये हो गया 10.8, ये हो गया बेटा 30 न्यूटन डिवाइड बाय 6, तो आ गया बेटा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो कौन सा हो गया आपका आर में, आर में आ गया ऑप्शन दिया 1.67, देखो कहीं कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ होगा शायद। 4 kg ब्लॉक का निकालना है बेटा एक्सेलरेशन, तो 4g साइन 37 ये हो जाएगा 40 छका 24, ठीक है बेटा, ये 12, ठीक है, ये v1 हमारा 0.6 तो 0.6 इंटू 40 इंटू 0.8 30, ठीक है बेटा, और प्लस म्यू 2.8 इंटू 16, ठीक है 28 से ये हो जाएगा बेटा 12.8, है ना, तो ये 32 हो जाएगा, ठीक है बच्चा, तो ये हो जाएगा 4/6 2/3, ठीक है बेटा, तो आ जाएगा फर्स्ट, कौन सा मिल गया आपको, है ना। वैसे आप 4 भी चेक कर सकते हो, अगर निकालना है आपको टेंशन द स्ट्रिंग, तो एक्सेस निकल चुका है बेटा, आपको क्या कर लोगे mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा माइनस टेंशन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चा। अब चलो अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है बेटा इन द गिवन फिगर m1 हमारा है 8 किलोग्राम, m2 हमारा है 16 किलोग्राम, के आपका दिया हुआ है ना। पीछे वाला बॉडी बेटा ए वाला बॉडी, पीछे वाला बॉडी है बेटा ए, ये है आपका 8 किलोग्राम, है ना। इससे लगा है स्प्रिंग, स्प्रिंग आपका बेटा के दिया है 100 न्यूटन पर मीटर, और m2 हो गया बेटा 16, m2 हो गया 16 किलोग्राम, ठीक है बेटा, और फोर्स लग रहा है हमारा F, ठीक, दोनों के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू सेम है और वो दिया है आपका 0.2, ठीक है। पहला कहता है बेटा द मिनिमम वैल्यू ऑफ F इन न्यूटन इन ऑर्डर टू
शिफ्ट द ब्लॉक ऑफ मास m1 इज, कहता है बेटा कम से कम वैल्यू कितना होना चाहिए f का ताकि इसको आगे खींच सके हम, है ना। तो देख बेटा, टू जस्ट शिफ्ट ए, है ना बेटा, सिर्फ ए को हल्का सा मूव कराने के लिए कितना होना चाहिए, तो कहेंगे स्प्रिंग का फोर्स जिसका कि फॉर्मूला kx होता है बेटा, ये होना चाहिए कितना 0.2 इंटू 8 इंटू जी। इसका मतलब x कितना हो जाएगा बेटा 16 डिवाइड बाई के हो गया 100। इसका मतलब 16 सेंटीमीटर होना चाहिए कम से कम, तभी काम बनेगा। और चूंकि कहा गया बेटा मिनिमम फोर्स, इसका मतलब हमें ये सोचना चाहिए बेटा कि हमें इतना ही फोर्स लगाना है कि आगे वाला बॉडी सिर्फ और सिर्फ 16 सेंटीमीटर ही आगे जाए, उससे आगे ना जाए। इसका मतलब हमें कम से कम की बात करनी है ना बेटा, तो इसको यहाँ पहुंचा करके इसकी वेलोसिटी 0 कर दो, है ना बेटा। तो यहाँ से यहाँ के लिए क्या कर लोगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, Fx प्लस स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन हाफ के 0 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना बच्चा, और इक्वल माइनस फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन, है ना बेटा, माइनस एफ के इंटू एक्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी u0 और v0, है ना बच्चा। तो f कितना हो गया देखो, ये हो गया kx/2 प्लस एफ के कितना है 0.2 इंटू 16g इंटू एक्स कैंसिल हो जाएगा बच्चा। तो kx/2 कितना हो गया बेटा, इसका 2 करो तो ये हो जाएगा बेटा, ये तो कितना था 80 16, ये हो जाएगा बेटा 8 न्यूटन, है ना। और ये कितना हो जाएगा देखो 160 हो जाएगा 32 न्यूटन, है ना बेटा। तो फोर्स कितना आ गया तुम्हारा 40 आ गया न्यूटन, है ना बेटा। तो कौन सा होगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा P के लिए 2। तो P के साथ हो गया बेटा हमारा 2 मैच कर गया, ठीक है। अब चलो हम Q की बात करें। Q में कहता है बेटा नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इन जूल ऑन द ब्लॉक B एट दिस मोमेंट। फ्रिक्शन फोर्स के वर्क डन का नेगेटिव देखो तो बच्चा कितना बोलेगा, फ्रिक्शन का वर्क डन माइनस 0.2 इंटू 8g इंटू एक्स, तो हो गया माइनस 0.2 इंटू 80, कितना आया था x 16 सेंटीमीटर ना बच्चा। तो कितना हो गया देखो, ये हो गया 16 इंटू 16 तो माइनस 25 2.56 जूल, ठीक है बेटा। तो 2.56 जूल आया, कुछ गलती कर दिया क्या हमने, देखो तो बच्चा 0.2 सॉरी, ये मास था आपका बेटा 16, है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका 160, तो ये हो गया आपका 5.12, कौन सा मैच कर गया, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है बच्चा, ठीक है ना। अभी आपको एक और चेक करना पड़ेगा, चलो आर चेक कर लो। कहता है वर्क डन बाय एफ, एफ का वर्क डन WF, तो सिंपल बेटा F इंटू एक्स, कितना F निकाला आपने बेटा 40, और x कितना था आपका 0.16, इसका मतलब 6.4 जूल, ठीक है बच्चा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया 3, है ना, ये आ गया 3। तो हमसे निकल गया बेटा आपका, है ना। चाहो तो आप क्यूब SP निकाल सकते हो। कहता है मिनिमम वैल्यू ऑफ F इन ऑर्डर टू शिफ्ट द ब्लॉक ऑफ मास M2 इफ अप्लाइड ऑन A, यही काम करना है बेटा, लेकिन फोर्स लगाना है इस बार यहाँ पे, है ना बेटा, सेम प्रोसेस। मतलब यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा बच्चा 8, है ना। अब चलो क्वेश्चन नंबर 29। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। कहता है टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस 5 kg एंड 3 kg आर प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ फ्लोर एज शोन इन द फिगर, नो फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स, ब्लॉक्स के बीच में भी कोई फ्रिक्शन नहीं है बच्चा। ये सरफेस के ऊपर कोई ब्लॉक का मास बेटा, ये नीचे वाले का मास है बेटा 3 किलोग्राम, ऊपर वाले का मास है बेटा 5 किलोग्राम, ठीक है। कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं बच्चा। अब फोर्स लगाया हमने 15 न्यूटन, ठीक है। एक्सीलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक इफ द फोर्स इज अप्लाइड ऑन 5 kg ब्लॉक, अगर फोर्स लगाओगे बेटा 5 kg, दोनों में कोई फ्रिक्शन तो है नहीं बच्चा, तो दोनों बॉडीज एक दूसरे से बेटा इंडिपेंडेंट है ना। तो अगर आप फोर्स लगाओगे एक पे तो दूसरा मूव नहीं करेगा, है ना बेटा, क्योंकि सरफेसेस स्मूथ है ना बेटा। तो P के साथ क्या हो जाएगा, तो अगर फोर्स लगाया बेटा तुमने किस पे
3 kg पे, 5 kg पे, तो इसका हो जाएगा बेटा एक्सेलरेशन 0, है ना बेटा। क्यू में देखो एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक, और अगर फोर्स लगाया आपने 3 kg ब्लॉक पे तो अकेला मूव करेगा बेटा, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाय मास, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना बेटा। तो इसका हो जाएगा हमारा 4, है ना बच्चा। आर में कहता है बेटा फोर्स अप्लाइड ऑन 3 kg ब्लॉक एट एन एंगल 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स इज, कहता है बेटा फोर्स is applied on 3 kg block at an angle 30 degree with the horizontal, अगर हॉरिजॉन्टल से बेटा ऊपर की तरफ फोर्स लगाओगे, है ना बेटा, तो किस पे लगाया था फोर्स, 3 kg पे, है ना बेटा। तो देखो बेटा ये वाला बॉडी और ये वाला बॉडी, है ना बेटा, अगर तुम इस पे ऐसे लगाओगे, है ना बेटा, तो देखो इन दोनों के बीच का आपस का जो फोर्स है बेटा, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे फोर्स लगाने से यहाँ का दबाव इस पे कम हो जाएगा ना बेटा, इस पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, है। तो ये नॉर्मल हमारा mg रहेगा 5g 50 न्यूटन, तो r से कौन मैच करेगा बेटा 1, ठीक है। एस कहता है बेटा 5 kg पे लगाएंगे 30 पे ना, 5 पे लगाओगे 30 पे ऐसे लगाओगे बेटा, तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन तो अब असर पड़ेगा यहाँ पे, है। सिंपल एबीडी बनाओ, नॉर्मल निकालना है बच्चा, ठीक है। तो क्या आंसर हो गया, देखो आंसर हो गया बेटा 241, 241 सी आंसर हो गया बच्चा, है ना। अब चलो क्वेश्चन नंबर 30, है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत सिंपल था, है ना। अगर आपकी गलती हुई है तो आप इसको डिफिकल्ट ले लिए बच्चा, है ना, लेकिन है सवाल बहुत ही सिंपल। कहता है ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लाइन 30 डिग्री एंड कनेक्टेड बाय ए massless spring of force constant 1000 न्यूटन पर मीटर, ठीक है बच्चा। Initially the spring is in natural length, an external variable force also act on the block down the plane, block's move comes to rest for a moment after traveling through 20 सेंटीमीटर, है ना बच्चा। देखो बेटा कहता है ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ये हमारा ब्लॉक बेटा, और ये हमारा, ये कितना मूव किया बेटा 20 सेंटीमीटर मूव किया, है ना। 2 kg का ब्लॉक था, अब वो मूव करके यहाँ आ चुका है ना बेटा। स्प्रिंग लगा हमारा यहाँ से और ऊपर स्प्रिंग को फिक्स किया हुआ है, ठीक है। फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं है बेटा, स्मूथ सरफेस है, एंगल आपका है 30 डिग्री। यहां से चला था बेटा इनिशियल वेलोसिटी 0, यहां आके रुक गया, फिर फाइनल वेलोसिटी 0। इनिशियली हमारा स्प्रिंग था बेटा ये नेचुरल लेंथ में, है ना, ठीक। के की वैल्यू दी है आपकी 1000, वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछा है बच्चा, तो यहां से लेके यहां तक ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क देखो बच्चा, जिस डायरेक्शन में चला है ना उस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा 2g sin 30, और गया बेटा 20 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया ये 10 और 0.2, तो ये हो गया बेटा 2 जूल। कौन सा मैच कर गया आपको, मैच कर गया बेटा 4, है ना। अब देखो बेटा क्यू में, क्यू कहता क्या वर्क डन बाय स्प्रिंग, क्या कहोगे बच्चा, हम लोग पता है ना हाफ के, हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर, है ना बच्चा। तो हो गया 0.04, है ना, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 20 जूल, बोलो, है ना। तो आंसर हो गया हमारा -20, सॉरी -20 जूल। तो मैच कर गया आपका 3 नंबर। अब आ जाओ बेटा आर में, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, है ना, तो यहां से लेके यहां तक की बात करो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के, है ना बेटा। टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना बच्चा। अब क्या बोल दोगे, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन तो पता नहीं कितना है बच्चा, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन आप निकाल चुके हो, ये आपका है -20, ग्रेविटेशनल का वर्क डन है बेटा 2 जूल, नॉर्मल का 0 होता है, और यू और वी 0 है बेटा। इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स का कितना हो गया वर्क डन, देख लो खुद से ही, ये आ गया बेटा 18 जूल, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या मैच कर गया इसमें, 2 नंबर मैच कर गया।
ठीक है, फिर कहता है वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, पता है आपको 0 होता है ना बच्चा। तो क्या मैच किया, 4-3-2 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, देखा आपने, पेपर कुछ खास नहीं था, है ना बेटा। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा आया है, इसका मतलब अच्छी बात है, आपको अच्छा नॉलेज सब्जेक्ट का, आपका बेसिक्स ठीक है बच्चा, है ना। लेकिन अगर आपके नंबर किसी भी कारणों से बच्चा खराब आ रहे हैं, है ना, तो अपने बेसिक्स पे आप ध्यान दीजिए, सीट्स को दोबारा बनाइए, है ना। लेकिन किसी भी वजह से अपने आप को डिप्रेशन में डालने की जरूरत नहीं है बच्चा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे बच्चा।